ये इज़राइल पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दुनिया समझ जाएगी। यूरोप को तो अब समझ में आ ही जाएगा। यूरोप का तख्ता पलट। जी हाँ मेरे दोस्तों, बड़ी खबर है। यूरोप के कई सारे देश, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, इनका तो नाम खुले में है। इसके अलावा बहुत सारे और यूरोप के देश हैं जिनकी सरकारों ने इज़राइल की नज़र में कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन का साथ दिया, और जिस तरह से इज़राइल चाह रहा था इज़राइल का वैसे साथ नहीं दिया। अब इज़राइल के विदेश मंत्री ने अपने नेताओं और एजेंसियों को ऑर्डर दिया है कि इन देशों, इन यूरोप के देशों की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनसे आप बातचीत करो और उनके साथ लूप में आ जाओ, ताल्लुक बनाओ और क्लोज हो जाओ, क्योंकि इन देशों ने हमारा साथ नहीं दिया है। यानी वहाँ का यूरोप का तख्ता पलट करने की साजिश इज़राइल ने शुरू कर दी है। इसके बावजूद अगर यूरोप न समझे और इज़राइल का साथ देते रहे तो यूरोप से बड़ा हूतिया कोई नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इज़राइल को तगड़ा झटका दिया। इज़राइल का मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो भी यहूदी हैं वो सब इज़राइली हैं, वो इज़राइल आएँ, हम उनको नागरिकता भी देंगे और जगह भी देंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सेना में ऑफिशियली काम करने वाले एक ऑफिसर जो यहूदी है, उसने जज्बातों में आकर ये कह दिया कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस और खुफिया जानकारी भी मैं इज़राइल के लिए इज़राइल को दे सकता हूँ, क्योंकि इज़राइल कोई दूसरा देश नहीं है, इज़राइल मेरा ही देश है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने उस ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर जिसका ये बयान था, जो यहूदी है, उसको जो सिक्योरिटी दी जाती थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस, उसको वापस ले लिया है। उसकी सारी सिक्योरिटी छीन ली है और उससे दूरी बना ली है। जर्मनी में चुनाव हुआ और जीतने वाला जो शख्स है वो भी इज़राइल का ही है, यानी इज़राइल का ही गुलाम है। जीतते ही उसने ऐलान किया कि अगर नेतन्याहू जर्मनी आना चाहते हैं तो आएं। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो वारंट है जारी किया गया, उसके तहत गिरफ्तार जर्मनी में नहीं किया जाएगा। हजरात, अब ये फोटो एक और वायरल हो रहा है जिसमें आप नहीं देख पाएंगे, मैंने ब्लर कर दिया है, पैरों की तरफ देखिए। एक इजरायली फौजी फिलिस्तीनी जिसका कत्ल किया गया था, ऑफ कोर्स, उसकी जो खोपड़ी है, खोपड़ी पर पैर रखकर फोटो खिंचा रहा है और ये खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उधर हमास पूरी तरह से पछता रहा है। हमास के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर हमें पता होता कि 7 अक्टूबर वाला सीन करने के बाद अगर ये सब कुछ होता और होगा तो हम वो न करते, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सब का सब नेतन्याहू का प्लान ही नज़र आ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने बार बार नेतन्याहू से 7 अक्टूबर से पहले ही कह दिया था कि हमें यहिया सिनवार को कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने कई मरतबा अपनी इंटेलिजेंस की इस बात को ठुकराया और सिक्योरिटी में ढील रखी ताकि 7 अक्टूबर को ये कांड हो सके। उधर यमन पूरी तरह से एक बार फिर से एक्शन में नजर आया। F-16 अमेरिका का विमान फाइटर जेट लाल सागर के ऊपर उड़ रहा था, तभी पहली बार यमन के हूतीज ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागकर F-16 को मार गिराने की कोशिश की। आनन फानन F-16 अमेरिका का विमान वहां से बच के भाग तो गया, लेकिन खबर आ रही है कि अमेरिका यमन पर हमले की तैयारी कर रहा है। उधर गाजा के अंदर जो वॉर क्राइम हुआ है उसमें बाइडेन प्रशासन ने पूरा इजराइल का साथ दिया, ये सबको मालूम है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बाइडेन प्रशासन को, जो पुरानी अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट जिसकी गिरी है, बाइडेन और वहाँ उस वक्त बाइडेन सरकार के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका जो इससे पहले वाली सरकार बाइडेन के साथ थे, उन तीनों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इन्वेस्टिगेट करें। इन्होंने वॉर क्राइम में इजराइल का साथ दिया है और गाजा में नरसंहार करवाया है। आखिरकार अब जाकर यूएन ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हम देख रहे हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक में वायलेशन कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है और गैर मानवीय हरकत कर रहा है। हजरात, एक बड़ा खुलासा हुआ है एक लंबे समय के बाद।
ये बात तब की है जब जॉर्डन के किंग अमेरिका पहुंचे थे। हजरात, खबर यह है कि जब वो अमेरिका पहुंचे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग को धमकी दी थी और बड़े ही प्यार से कह दिया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सरकार हम गिराएंगे और तुम्हारी जगह हम तुम्हारे भाई को लेकर आएंगे, वो हमारी सारी बात मानेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जॉर्डन के किंग पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा जॉर्डन के किंग इजिप्ट से जाकर मिल गए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त हो गए। इजराइल की एक पार्टी के नेता हैं, ऑब्वियसली वो सत्ताधारी पार्टी के नेता नहीं हैं, लेकिन हैं वो यहूदी पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि गाज़ा में हमें कुछ नहीं मिला, हमें इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हम खसारे में यानी नुकसान में रहे, हमें गाज़ा को छोड़ना तक पड़ गया। देखिए, ये बयान मैं अलग से इसलिए दिखा पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, लेकिन सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हज़रात, जैसे भारत में अंधभक्त दंगे के आड़ में काम करते हैं, वैसे ही इजराइल के जो सेटलर्स हैं फ़िलिस्तीनियों के इलाकों में घुसे, हुड़दंग मचाते हुए 800 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की भेड़ों को चुरा कर ले गए। भारत के अंधभक्त और इजराइल के दंगाई यहूदियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। इसके अलावा ये तस्वीर एक और देख लीजिए जिसमें फ़िलिस्तीनियों के इलाकों में, फ़िलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों और प्रॉपर्टीज़ में इजराइल के सेटलर्स ने आग लगाकर फ़िलिस्तीनियों का भारी और मोटा नुकसान किया। उधर इजराइल के बड़े अखबार ने टाइटल में छापा है कि गाज़ा में कोई भी इनोसेंट नहीं है, कोई वहाँ मासूम नहीं है, सबको ख़त्म कर देना चाहिए। आज जो उनके साथ हुआ है वो डिज़र्व करते हैं और उन्हें गाज़ा से निकल जाना चाहिए और वापस गज़ा और फ़िलिस्तीन नहीं आना चाहिए। उधर चाइना ने अमेरिका इजराइल के मुंह पर थूकते हुए साफ तौर से कहा है कि गाज़ा फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, गाज़ा और फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है और 2 स्टेट सॉल्यूशन होना ही चाहिए। हजरात, जोलानी यानी सलवारबाज सरकार सीरिया की, उस जोलानी ने देखिए द्रूज़ कम्युनिटी से मुलाकात की है। सीरिया की द्रूज़ कम्युनिटी अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट कर रही थी, अब उस ग्रुप से भी अब जोलानी ने मुलाकात कर ली है। हसन नसरुल्लाह का नमाज जनाजा तो आपने देख लिया होगा, ज़बरदस्त तरीके से जो होना था वो हुआ, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने जानकारी ये दी है कि लेबनान की ऑफिशियल जो सरकार है उसके द्वारा धमकी दिलवा कर हिज़्बुल्लाह और दूसरे बड़े लीडरों को उनके फ्यूनरल में शामिल होने से रोका भी गया है। उधर हिज़्बुल्लाह फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा है। हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने ऐलान किया था कि जो लड़ते हुए मारे गए हैं हम उनकी फैमिलीज़ को मदद करेंगे, लेकिन वो मदद भी हिज़्बुल्लाह दे नहीं पा रहा है। आज जिस दुनिया वालों ने हिज़्बुल्लाह को अकेला छोड़ दिया है, इसी हिज़्बुल्लाह के हमलों से नॉर्थन इजराइल इतना तबाह हुआ है कि नॉर्थन इजराइल को बनाने के लिए $2.5 बिलियन खर्च करना पड़ेगा और उसी नॉर्थन इजराइल में अभी तक एक भी इजरायली परिवार वापस नहीं आया है। उनका ये कहना है कि वो लेबनान के करीब है और हमेशा ख़तरे में है और जिस तरह से हमारे इलाके को तबाह किया गया, वो खौफ, वो डर, वो रात हम कभी नहीं भूलेंगे। तो यहूदियों के सीनों में हिज़्बुल्लाह का डर देखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, लेबनान की जो मीडिया है उसने दावा किया है कि अमेरिका के आदेश पर लेबनान की मिलिट्री हिज़्बुल्लाह और ईरान के हथियारों को इकट्ठा करके जब्त करके उन्हें तबाह कर रही है। यानी लेबनान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन में जो इजराइल ने अपने टैंक तैनात किए हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अब वो टैंक वेस्ट बैंक में 1 सालों तक के लिए तैनात रहेंगे। उधर सऊदी अरब पर कौन ही भरोसा करे, ऐसे में सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के पेंटागन गया है। दोनों के बीच, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच खिचड़ी क्या पक रही है वो तो अल्लाह जाने। पर्सनली मुझे खुद सऊदी अरब पर भरोसा नहीं है। उधर लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर से मुलाकात की और उनसे कहा सीधा सीधा कि दूसरे देशों के लिए और दूसरे देशों की जंग लड़ते लड़ते हमारे देश के लोग थक चुके हैं। यानी लेबनान के राष्ट्रपति ने भी ईरान से दूरी बनाने का इशारा कर दिया है।
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये E3 का ग्रुप है। जिनेवा में ईरान ने अपने न्यूक्लियर पर अमेरिका से पहले इन E3 से बात कर ली है, जो कि अमेरिका के लिए अपने में ही झटका है। हजरात, ईरान के चाबहार पोर्ट के पास एक धमाका हुआ। धमाके में कुछ घर ध्वस्त हुए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, न ईरान ने इस पर कोई जानकारी दी है। विजुअल आपके सामने। सलाम अलैकुम चाबार उस्मानाबाद दुनिया दे मस्कन चे वारिस जाता कुल्लन ट्रैकेतश तकरीबन 10 दقیقه ये बीत कि मालूम ने बम बिश जाता और तीर शम जाता तने साथ ता मालूम नहीं बारक मर्दों सालिम मंतकन दाखिला याना। ईरान के मेजर जनरल राशिद ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के जितने भी बेस होंगे हम सब पर निशाना साधेंगे, हम सबको तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत से अपने अपने इलाकों में खतरनाक ड्रिल करता हुआ देखा जा सकता है, जिस पर अमेरिका और इजराइल की पूरी नज़र है। उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाकर ईरान के पूरे ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उधर अमेरिका के NSA ने ऐलान किया है और ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास सारे टेबल पर ऑप्शंस मौजूद हैं ईरान को परमाणु हासिल करने से रोकने के लिए। वहीं इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी जहर घोलते हुए कहा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा, और जैसे लीबिया ने अपना न्यूक्लियर अमेरिका और हमें यूरोप को हैंडओवर कर दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम, वैसे ही ईरान को भी हैंडओवर किसी और को न्यूक्लियर प्रोग्राम करना होगा। उधर ईरान के बलूचिस्तान में आतंकी हमले में 2 IRGC के ऑफिशियल्स के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का अलग ही कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि बशर अल असद फाइटर्स की मदद नहीं कर रहा था, वो अपनी मनमानी ही कर रहे थे, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। ईरान के जनरल सलामी ने ऐसी बात कही कि पूरी दुनिया हिल गई। जनरल सलामी ने कहा कि नसरुल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने अपने सबसे ख़तरनाक बम का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद हसन नसरुल्लाह उस मिसाइल से नहीं मरे, बल्कि बंकर के अंदर जो गैस भर गई थी और जो गैस पास नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हुई। او چگونه در مقابل آرایش قدرت آمریکا و صهیونیسم و دنباله‌های غربی و منطقه‌ای لبنان ایستاد و بر آنها غلبه کرد و هرگز از آنها شکست نخورد. آنقدر غیر قابل تحمل شده بود که مکان استقرار سید را
در کنار برادر عزیزمان سردار شهید عباس نیل فروشان و تعدادی از مجاهدان قدرتمندی که با او بودند، زیرا او قدرتی ساخته بود شکست ناپذیر. हज़रात मोहतरम, रिलीज स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।